हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स गाइड राहुल। कल मैंने रिलेशंस एंड फंक्शंस क्लास 12th में आपको PYQs बताए थे 5। आज उसके आगे 6th PYQ मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। आपके सामने देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। इफ़ सेट R is the set containing ordered pair AB, A and B both are either even or odd in the set A is equal to set containing 1 2 3 4 5 6 and 7, then the correct option is, इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो बहुत सारे लोग तो समझ गए होंगे कि इसका क्या ऑप्शन अगर लगाया हो पहले। वैसे इसको कैसे टैकल करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जो रिलेशन का सेट है वो है A and B both are either even or odd, so we have to take two cases here। अगर दोनों इवन होंगे तो क्या केस होंगे, तो क्या इस रिलेशन का स्वरूप होगा, और जब दोनों ऑड होंगे ए और बी तो क्या स्वरूप होगा। तो मैं दोनों को डिस्कस करता हूँ। तो अगर केस फर्स्ट लें कि ए एंड बी आर बोथ इवन, तो इसके रिलेशन को मैं R1 मान लेता हूँ। भाई दो अलग अलग बातें, तो मैं R1 मान लूँगा। चलिए, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे अगर दोनों इवन है। तो आप देख रहे हैं इसमें इवन नंबर सेट ए में जिस पे रिलेशन डिफाइन है कौन कौन सी है, 2 4 6, ये आपकी इवन नंबर है। तो इसका मतलब है कि रिलेशन क्या होगा, दोनों ही इवन हो। तो मैं ले लूँगा सबसे पहले 2 2, भाई सेम भी ले सकते हैं, 2 2 इवन है, हम दोनों इवन लेंगे, सेम वाले नंबर भी ले सकते हैं। फिर लिख सकते हैं 2 4, फिर लिख सकते हैं 2 6, फिर आगे तो लेंगे नहीं क्योंकि 7 आखिरी नंबर है और ये ऑड है। उसके बाद हम करेंगे 2 के बाद कौन सी इवन नंबर है, 4, तो 4 2 4 4 4 6। उसके बाद 4 के बाद 6 इवन नंबर है, तो हम लोगे 6 2 6 4 एंड 6 6। इसके बाद काम ख़त्म हो जाएगा। तो ये मैंने वो आपके ऑर्डर्ड पेयर इसमें लिखे हैं जब मैंने वो केस लिया है कि ए एंड बी बोथ आर इवन। अब दूसरा इसमें बात आती है कि इसमें इसकी डेफिनेशन में दिया हुआ है कि ए एंड बी बोथ आर आइदर इवन और ऑड। तो ऑड वाला केस लेते हैं। तो इफ़ ए एंड बी, इफ़ ए कमा बी आर बोथ ऑड, अगर ये दोनों ऑड होंगे तो उसके रिलेशन को मैं R2 मान लूँ। तो उसमें क्या होगा, अब आप देखिए ऑड नंबर्स कौन सी है, 1 3 5 7, 4 ऑड नंबर हैं। तो मैं लूँगा, देखिए 1 1 ले सकता हूँ, 1 3 1 5 1 7, फिर 3 1 3 3 3 5 3 7, फिर आपका क्या होगा 5 1 5 3 5 5 5 7, ये नंबर हो जाएगी। फिर 7 वाला केस भी लें तो 7 1 7 3 7 5 और 7 7 7 7, ये आपकी ऑड नंबर से केस आ गए। अब मुझे तो क्या है, R1 R2 मैंने दो रिलेशन मान लिए, लेकिन मुझे कंबाइंड रिलेशन की बात करना है क्योंकि इस रिलेशन R की अगर हम बात करें तो R क्या है, R इज़ द यूनियन ऑफ R1 एंड R2, क्योंकि दोनों केसेस में डिस्कस है आर आइदर बोथ इवन और ऑड। तो अगर मैं देखूं इसको पूरे समग्र रूप से विचार करिए, अगर R1 यूनियन R2 में निकालूं, अब मैं पूरा क्या लिखूं आप खुद ही समझ रहे हैं कि जितने ऑर्डर्ड पेयर इसके हैं वो आएंगे और जिसके जितने ऑर्डर्ड पेयर्स इसमें हैं वो आएंगे। और आप देख रहे हैं कि कुछ कॉमन तो होना नहीं है इसमें, कि जो है कोई 2 बार अपीयर हो जाए तो उसको हम 1 बार सेट में लिखें। इसका मतलब दोनों ही सेट को अगर हम होल विचार करें, समग्र रूप से विचार करें, तो R1 यूनियन R2 क्या है, इस रिलेशन R का जिक्र करता है जो ये दिया गया है। अब आप देखें कि इसमें क्या रिफ्लेक्सिविटी है, तो आप देखिए इसमें 1 1 2 2 भी है, 1 1 भी है, अगर हम देखें 3 3 भी है, सब सेम एलिमेंट्स रिपीट हैं। 3 3 4 4 देखिए यहाँ पे है, इधर आपका 5 5 है, इधर आपका 6 6 है, देखिए 6 6 है, इसमें देखिए 7 7 है। तो इसका मतलब है कि A कमा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब एक सारे एलिमेंट इस सेट ए पे जिस पे रिलेशन डिफाइन है, जो ऐसा कहता है कि जो है ऑर्डर्ड पेयर ए बी ऐसे हैं, ए और बी के ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हैं, इसमें ए पहले लिखा है बी बाद में लिखा है, जिसमें ए बी या तो इवन है या ऑड है। तो इसमें
ए कमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। जितने भी एलिमेंट्स जितने भी इस सेट ए में हैं सबके लिए ये बात है कि सेम एलिमेंट्स के ऑर्डर्ड पेयर चाहे इसमें हो इवन वाले केस में चाहे ऑड वाले केस में सब के सब मिल रहे हैं, इसका मतलब रिफ्लेक्सिविटी इज सेटिस्फाइड। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा। आप देखिए रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब आप देखें इसके बाद हम सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो देखिए आप गौर से देखिए, अगर 2 4 है तो 4 2 है, अगर 2 6 है तो 6 2 है। भाई वो तो होना ही है क्योंकि आगे ये दोनों इवन लेंगे, तो अगर 2 6 लिया है तो 6 2 का भी केस आएगा। अब ऑड के केस में भी देखिए आप 1 3 है तो आगे 3 1 है, 1 5 है तो आगे 5 1 है, वो ज़रूर होगा। इसका मतलब है कि सिमेट्रिसिटी भी होगी क्योंकि ए कमा बी अगर ए को आर को बिलोंग करता है तो बी कमा ए भी आर को बिलोंग करेगा हर केस में जितने भी केस हैं। अब बात उठती है इसका मतलब सिमेट्रिक भी है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है। अब बात उठती है ट्रांसिटिव है कि नहीं है। तो आप देखिए गौर से देखिए, 2 का रिलेशन 4 से है, 4 का रिलेशन 6 से है, तो 2 का भी रिलेशन 6 से होगा, कहीं ना कहीं होगा। आप कोई भी इस तरह के केस को देख लीजिए। आप इवन के ऑड के केस को देखिए, 1 का रिलेशन 3 से है, 3 का रिलेशन 5 से है, तो 1 का रिलेशन भी 5 से, 1 का रिलेशन 3 से, 3 का 5 से, तो 1 का भी 5 से। ऐसे किसी भी केस में आप देखेंगे तो ट्रांसिटिविटी भी सेटिस्फाई होगी। मतलब A इज़ रिलेटेड टू B, B इज़ रिलेटेड टू C, दिस शोज दैट A कमा C विल रिलेटेड टू C, मतलब A का भी C से रिलेशन होगा। इसका मतलब हियर रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी एंड ट्रांसिटिविटी, all the 3 conditions are satisfied and in that case this relation is an equivalence relation. So option number C is the correct answer. Now students, आपके सामने नेक्स्ट PYQ आता है। ये 2022 के एग्जामिनेशन में यूपी बोर्ड में पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। R is a relation on the set Z of integers and is given by x y belongs to R implies and is implied by mod of x minus y less or equal to 1। मतलब अगर क्या इस निशान का मतलब तो आप समझते ही होंगे कि x y, अगर x रिलेट करता है y से तो ये शो करेगा कि mod x माइनस वाई लेस आर इक्वल टू 1 होगा, और अगर mod लेस आर x माइनस वाई लेस आर इक्वल टू 1 है तो ये शो करेगा कि x कमा वाई आर को बिलोंग करता है। मतलब ये क्या है कि एक दूसरे को शो करता है, दूसरा पहले को शो करता है। कहने का मतलब है कि ये वही वाली बात हुई, हम तुमसे हैं और तुम हमसे हो। इसका मतलब इस निशान को क्या बोलते हैं, इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाई, है ना। तो इस तरीके को समझिए। अब ये क्या कहता है कि सेट जेड ऑफ इंटीजर्स तो आप लोग जानते ही होंगे क्या होते हैं। इसमें निगेटिव नंबर्स भी होती हैं, इंटीजर्स, 0 भी होता है, 1 2 3 भी होता है। हालांकि इसकी कोई बहुत बड़ी ज़रूरत नहीं है मुझे, लेकिन तब भी आपको मैंने बता दिया। अब आप देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ये कह रहा है कि जो रिलेशन आर है वो रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांसिटिव नहीं है, सिमेट्रिक ट्रांसिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, या फिर ये एक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आपको देखना पड़ेगा। तो इसके लिए आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो ये काम हो सकता है। अब अगर रिफ्लेक्सिविटी की जांच करें, मतलब हमें जांच तीनों की करनी पड़ेगी, तो रिफ्लेक्सिविटी में क्या होना चाहिए कि अगर x कमा x खुद का रिलेशन, मतलब एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन है, तो उस केस में क्या होगा, अगर x कमा x R में बिलोंग करेगा, इफ़ x कमा x R में बिलोंग करेगा, ऐसा हमने अगर ऐसा माने तो क्या डेफिनीशन है, ये शो करता है कि मॉड x माइनस वाई लेस आर इक्वल टू 1 होना चाहिए। इसका मतलब है कि मॉड x माइनस x ये बात जो है लेस आर इक्वल टू 1 होनी चाहिए, और मॉड x माइनस x मतलब मॉड 0 लेस आर इक्वल टू 1 होना चाहिए, 0 लेस आर इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये बात क्लियर है कि भाई 1 के बराबर तो नहीं, लेकिन 0 हाँ, ये बात सच है कि 0 1 से छोटा होता है। इसका मतलब है कि कंडीशन तो मिल रही है, हाँ बराबर की नहीं मिली तो नहीं मिली, लेकिन इसको कहते हैं लेस और इक्वल टू 1, मतलब लेस हो या फिर इक्वल टू 1 हो। तो इसका मतलब लेस तो आ गया ना, इसका मतलब है कि ये बात सच हो गई, हर इंटीजर के लिए सच होगी। अगर आप किसी पर्टिकुलर इंटीजर को भी रख दीजिए, जैसे मैं कहूँ कि 2 मॉड 2 माइनस 2, तो भी क्या आ जाएगा, उसकी वैल्यू भी 0 होगी, और 0 हमेशा 1 से छोटा होता है। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है।
तो इसका मतलब है अगर दोनों तरफ से देखें कि अगर मॉड x माइनस एक्स यानी कि 0 लेसर इक्वल टू 1 है तो x का x बिलोंग्स टू r होगा। इसका मतलब है तो रिलेशन r जो है वो रिफ्लेक्सिव है, ये बात क्लियर होती है। सिमेट्रिक का केस देखें। सिमेट्रिक के लिए क्या है कि लेट x, y बिलोंग्स टू r, मतलब इस बात को ऐसे भी लिखते हैं कि x रिलेटेड टू y। ये हमने माना। अगर ऐसा है तो ये क्या कहता है, दिस शोज दैट मॉड x माइनस वाई लेसर इक्वल टू 1 होगा ही होगा। मैं एक तरफ से बता रहा हूँ तो आप दूसरी तरफ से भी देख सकते हैं, लेकिन मुझे बस जांच करनी है, इसको इतना लंबा नहीं खींचना मुझे। तो देखिए मॉड x माइनस वाई लेसर इक्वल टू 1 हो गया और लेसर इक्वल टू 1 हो गया, और मॉड के केस में आप जानते हैं कि मॉड x माइनस वाई और मॉड y माइनस एक्स सेम होता है, क्योंकि मॉड में जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, अल्टीमेट पॉजिटिव वैल्यू निकलती है। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ कायदे से, ये मॉड y माइनस एक्स। अगर आपको नहीं समझ में आया इस बात को तो आप माइनस को ऐसे ले सकते हैं, माइनस को बाहर लिया, मतलब माइनस को इससे हमने बाहर निकाला तो माइनस वाई माइनस एक्स लिख सकते हैं लेसर इक्वल टू 1। और आप जानते हैं कि मॉड माइनस एक्स एक्स के बराबर होता है, मतलब हम इसको भी लिख सकते हैं मॉड वाई माइनस एक्स लेसर इक्वल टू 1 एज मॉड माइनस एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। ये आपने पढ़ा होगा, ये होता है। इसका मतलब अब उल्टा भी आ गया, x माइनस वाई था अब y माइनस एक्स हो गया। इसका मतलब है कि y कामा एक्स भी r को बिलोंग करेगा। इसका मतलब है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। दिस रिलेशन इज ऑफ कोर्स सिमेट्रिक। अब बात उठती है क्या ट्रांसिटिव है ये, तो ट्रांसिटिव के केस में क्या है इसको देखिए। मानिए लेट x कामा वाई बिलोंग्स टू r, y कामा z बिलोंग्स टू r, तो इससे क्या निकलता है मॉड x माइनस वाई लेसर इक्वल टू 1, और इससे निकलता है मॉड y माइनस z लेसर इक्वल टू 1। अब आप देखिए मॉड x माइनस वाई लेसर इक्वल टू 1 है, मॉड y माइनस z लेसर इक्वल टू 1 है, और लेकिन हमें रिलेशन निकालना है x का z से। तो अगर हम इस तरीके की मैथमेटिक्स को देखें तो मॉड x माइनस z को हम लिख सकते हैं मॉड x माइनस वाई और प्लस y माइनस z। भाई y था नहीं तो हमने y को ज़बरदस्ती इसमें डाल दिया, क्या है एक बार जोड़ा एक बार घटा दिया। अब आप क्या कर सकते हैं, आप जानते हैं कि इसको लिख सकता हूँ मैं, इट इज़ लेसर इक्वल टू मॉड x माइनस वाई प्लस मॉड y माइनस z। ये बराबर क्या हो जाएगा मॉड, अब ये क्या है मॉड x माइनस वाई, आप जानते हैं इट इज़ लेसर इक्वल टू 1, और ये क्या है ये भी लेसर इक्वल टू 1। इसका मतलब ये क्या है 2, तो इसका मतलब आ गया मॉड x माइनस z विच इज़ लेसर इक्वल टू 2। इसका मतलब ये 1 से छोटा नहीं आया, हमको तो एक पूरा एक लाइन दी गई है कि x और y में रिलेशन तभी होगा जब वो 1 से छोटे हो, यहाँ पे तो वो 2 से छोटा आ गया। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। और अगर आप किसी एग्जाम्पल से भी देखें, जैसे मैं कहूँ कि मॉड 2 माइनस 3, मॉड 2 माइनस 3, अब हम देखें मॉड 2 माइनस 3 की वैल्यू क्या होगी मॉड माइनस 1, मॉड माइनस 1 क्या है, चलिए ये 1 हो गया। अब हम आप देखें मॉड 3 माइनस 4, तो ये मॉड माइनस 1 ये 1 हो गया। अब हम कहें कि मॉड ये 1 है तो 1 चलिए लेसर इक्वल टू 1 है, चलो इक्वल टू 1 वाली कंडीशन में आ गया, ना छोटा हुआ लेकिन इक्वल वाली कंडीशन में आ गया, और ये भी ना छोटा हुआ तो इक्वल वाली कंडीशन में आ गया। लेकिन जरा मॉड 2 माइनस 4 को देखिए, 2 का 4 से रिलेशन देखें। हमने ये सच माना कि मॉड 2 माइनस 3 फिर मॉड 3 माइनस 4 ये तो है लेसर इक्वल टू 1 की कैटेगरी में आ रहा है, लेस की में नहीं तो 1 की आ रहा है। लेकिन मॉड 2 माइनस 4 को देखें तो इसकी वैल्यू मॉड माइनस 2 आएगी, और वो 2 आ जाएगा, और 2 ना 1 के बराबर होगा ना 1 से छोटा होगा। इसका मतलब है ये ट्रांसिटिव रिलेशन नहीं है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ट्रांसिटिव तो ये बिल्कुल नहीं है, ट्रांसिटिव बिल्कुल नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है बट नॉट ट्रांसिटिव। सो योर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन फंक्शन का है और यूपी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। आप देखिए इसमें क्या है, ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। इफ द सेट A containing 3 elements A, B, C and the set B containing 3 elements 2, 3, 4 then function from A to B will be, ये पूछ रहे हैं कि इनमें से फंक्शन कौन सा होगा A से B में। एक बात मैं आपको बता दूं
रिलेशन ही फंक्शन होता है। अगर आप डेफिनेशन पढ़े फंक्शन की, अ रिलेशन इज कॉल्ड अ फंक्शन। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट क्या दिया होता है उसमें कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन हैव यूनिक इमेज इन द कोडोमेन, मतलब जो उसकी जितने डोमेन में एलिमेंट्स हैं, डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, और कोडोमेन क्या होता है, वो कोडोमेन तो पूरा से होल सेट बी होता है। अगर ए से बी में संबंध है तो होल सेट बी कोडोमेन होता है रिलेशन का। और रेंज क्या होती है, जो सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं वो रेंज को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो अगर आप इसमें देखें, इस सेट ए और सेट बी के हिसाब से देखें, तो ये जितने भी सेट दिए गए हैं, ये इनमें से फंक्शन कौन सा है, रिलेशन तो सभी हैं, रिलेशन तो सभी हैं, क्योंकि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, अगर मैं ए क्रॉस भी करूं, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट भी करूं, तो वो सारे के सारे जितने भी ये सेट दिए गए हैं वो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के सबसेट होंगे। तो इसका मतलब रिलेशन सभी है। लेकिन एक रिलेशन फंक्शन कब बनता है, ये तब बनता है जब डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी एक और सिर्फ एक इमेज, यानी कि यूनिक इमेज, वन एंड ओनली वन इमेज और यूनिक इमेज हो कोडोमेन में। अब आप जरा देखिए यहाँ पे इस फर्स्ट रिलेशन सेट को देखिए आप, इसमें जो एलिमेंट डोमेन का है ए, उसकी इमेज क्या है 2। अब यहाँ पे देखो ए की इमेज क्या हो गई 3, इसका मतलब एक एलिमेंट की 2 इमेज हो गई। अगर मैं इसको डायग्राम से बनाऊं तो आप देखिए क्या है कि ए की जो इमेज है वो कोडोमेन में 2 है, और वही ए की इमेज क्या है 3 है। अगर एक एलिमेंट से 2 तीर निकले, 2 अगर तीर निकले, एक से ज़्यादा तीर निकले, तो समझ लीजिए ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन कभी नहीं होगा। यही देखिए इसमें भी है, अगर देखें यहाँ पे भी देखिए ए की इमेज 3 है, ए की इमेज 2 है, तो यहाँ भी गड़बड़ हो गया। तो ना तो ये फंक्शन है ना ये फंक्शन है। अब जरा इस पे गौर से देखिए, ए की इमेज 3, बी की इमेज 2, सी की इमेज 3। हाँ, ये बात सही है। देखिए आप, ए की इमेज यहाँ ए बी सी ये डोमेन में है, यहाँ की ए की इमेज क्या है 3 है, बी की इमेज क्या है 2 है, सी की इमेज क्या है फिर 3 है ना। तो इसका मतलब यहाँ देखिए 2 एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है। ऐसा फंक्शन क्या होता है आपको पता होगा, ऐसा फंक्शन होता है मेनी वन फंक्शन। देखिए मेनी की एक इमेज है, मेनी वन फंक्शन, मेनी कई की एक इमेज हो सकती है, इसको फंक्शन बोलते हैं। इसका नाम होता है, आपने पढ़ा होगा, मेनी वन फंक्शन। ये है। अब यहाँ पे भी देखिए गड़बड़ हो गया, ए की इमेज 2, चलिए ठीक है, बी की इमेज 4, बी की इमेज 3, तो बी एलिमेंट की 2 इमेज हो गई, इसमें यूनिकनेस तो रही नहीं, इसका मतलब ये भी फंक्शन नहीं है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सी, यही फंक्शन है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखिए क्या है, फंक्शन एफ फ्रॉम R to R means domain and codomain both are the set of real numbers is defined by fx is equal to 5x for all x belongs to R. Select the correct answer. F is onto, F is many one, F is not onto, F is not 1 1। तो इसमें क्या है कि हम 1 1 या onto की जांच कर लें तो इससे सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो आप देखिए फंक्शन का आपको डेफिनेशन दी गई है कि fx इज इक्वल टू 5x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। जितने भी x हैं, जितने भी जिस पॉइंट पे डिफाइन है वो सारी क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। तो इसकी जांच करते हैं। तो आप देखिए पहले हम 1 1 की जांच करते हैं कि 1 1 है कि मेनी 1 है कि 1 1 नहीं है। तो फॉर 1 1 के लिए आपने क्या मैथमेटिक्स पढ़ी है, आपने 2 केस पढ़े होंगे कि fx1 इफ fx1 लेट fx1 इज इक्वल टू fx2। अगर मैं इसको मानूँ fx1 इज इक्वल टू fx2 तो fx1 क्या होगा, fx1 अगर x की जगह x1 रखें तो 5x1 इज इक्वल टू 5x2, ये आपका आ जाएगा। अगर इसको मैं 5 से डिवाइड करूँ दोनों तरफ तो क्या आ जाएगा, दिस शोज दैट x1 इज इक्वल टू x2। तो यही तो हम लोगों ने पढ़ा है। इसका मतलब है कि fx1 इज इक्वल टू fx2, इसने क्या शो कर दिया कि x1 इज इक्वल टू x2। मतलब कहने का ये है कि अगर ये x1 x2 एलिमेंट्स डोमेन में है, इनकी इमेज को डोमेन में बन रही है fx1 और इसकी बन रही है fx2। अगर ये दोनों जो इमेजेस हैं दो एलिमेंट्स की वो अगर सेम है तो इसका मतलब एलिमेंट भी सेम होंगे। यही बात तो है, यही तो 1 1 होता है।
अब आप कहेंगे सर ये तो सेम की बात आप बता रहे हैं, अगर आप डिफरेंट की बात करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, मैं मना नहीं करता हूँ। इफ़ fx1 इज़ नॉट इक्वल टू fx2, तो इसका मतलब ये भी आएगा कि x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2। मतलब कहने का ये है कि अगर दोनों एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी इमेज अगर अलग अलग है तो वो एलिमेंट भी अलग अलग होंगे। मतलब 1-1 फंक्शन में क्या होता है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस एंड सेम एलिमेंट हैव सेम इमेजेस, तभी तो 1-1 होता है। वन का कनेक्शन वन से, यहाँ मेनी वन की बात नहीं कि कई एलिमेंट्स एक से कनेक्ट है, ऐसा नहीं है। मतलब कई एलिमेंट्स एक नहीं है कि अगर इमेज सेम है तो एलिमेंट डिफरेंट है, अगर इमेज सेम है और एलिमेंट डिफरेंट हो जाए तो मेनी वन का केस होता है। लेकिन यहाँ 1-1 फंक्शन है बिल्कुल, तो चाहे ये प्रूव करें चाहे ये प्रूव करें, ये भी प्रूव हो जाएगा ये भी प्रूव हो जाएगा। इसका मतलब ये 1-1 तो ज़रूर है। अब 1-1 है तो ये ऑप्शन कट हो गया, f इज़ नॉट 1-1 वाला ये ऑप्शन कट हो गया। अब इन दो में लड़ाई है, f इज़ ऑन टू एंड f इज़ नॉट ऑन टू, तो आप इसको भी देखिए, हम ऑन टू की चेकिंग कर लेते हैं। तो ऑन टू के लिए फॉर ऑन टू कैसे चेक करते हैं, बहुत अच्छी बात है, ऑन टू को चेक करना बहुत बच्चों को नहीं आता समझने, तो इसको समझिए। इसमें क्या करते हैं कि लेट fx, ये आपको 5x दिया है, इसको हम y मान लेते हैं। मतलब ये आपका जो x उसकी इमेज क्या है fx को क्या मान लेते हैं y, और वैसे भी आप जानते हैं कि x है, यहाँ पे इमेज को ज़्यादातर हम लोग y के रूप में मानते हैं, तो इसको y मान लिया। अब हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालेंगे, ये ऑन टू फंक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। x की वैल्यू आ जाएगी y/5, x की वैल्यू y/5 आ जाएगी। अब देखिए y कहाँ है, y जो है क्या है, बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि ये डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर्स है, को डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर्स है, और ये फंक्शन डिफाइंड है R/R। इसका मतलब है कि इफ़ y बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, अगर y कोई भी रियल नंबर हो, इनफैक्ट कोई बैरियर नहीं है कि यहाँ पे कोई बैरियर हो जाए, ज़ीरो रखेंगे तो भी x की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। मतलब कहने का ये है कि अगर हम y की वैल्यू कुछ भी रखेंगे, इनफैक्ट -1 रखें, -2 रखें, -1 पॉइंट रखें, -1000 रखें, प्लस का 1000 रखें, कुछ भी रखें, हमेशा x की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी, कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगी। इसका मतलब जितनी भी y's हैं वो सारे उसकी सारी की प्री इमेज अवेलेबल होगी। मैं ये इसको क्या बोलते हैं, x को, ये आपकी प्री इमेज है जो डोमेन में होती है एलिमेंट की, इट इज़ प्री इमेज, और ये क्या है, इमेज। तो जितने भी y's हैं उनकी प्री इमेज अवेलेबल है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई ऐसा y छूटेगा तो है नहीं जो इसको इनटू फंक्शन कर दे, जो इसको अंतःक्षेपी फलन, अगर हिंदी में बात करूँ, अगर अंतःक्षेपी फलन होता है तो क्या करता है वो, तो अब इसमें तो कुछ एलिमेंट ऐसे छूट जाते हैं जिसकी प्री इमेज अवेलेबल ही नहीं होती, तो उसको हम अंतःक्षेपी बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है, सारी एलिमेंट्स की प्री इमेज अवेलेबल है डोमेन में। इसका मतलब है कि सारी प्री इमेज अवेलेबल है, तो ये ऑन टू होगा। और इस केस में हम ये भी कह सकते हैं कि जो अगर इसकी रेंज की बात करें, रेंज, इस केस में अगर सारे एलिमेंट की रेंज ऑफ f की बात करें तो क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ f। अब सारी की प्री इमेज अवेलेबल मतलब सारे कनेक्टेड हैं, इसका मतलब रेंज ऑफ f और कोडोमेन में कोई अंतर ही नहीं हुआ, रेंज ऑफ f और कोडोमेन बराबर हो गया। इसका मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, रेंज ऑफ f, मतलब अगर f किसके ऊपर ऑपरेट है, r के ऊपर, तो इसका मतलब f r किसके बराबर हो गया, और r के बराबर हो गया, कोडोमेन के बराबर हो गया। तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू ज़रूर होगा, ठीक है ना। इस तरीके से इसको किया जाए। नाउ स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है द मॉडुलस फंक्शन f फ्रॉम r to r प्लस means a domain is the set of real numbers while the codomain is the set of positive real numbers is given by fx is equal to mod x, then it will be 1-1 many one not onto none of these। तो इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन का सहारा ले सकते हैं। मॉडुलस फंक्शन है, एक बात तो क्लियर है, आपको पता है कि मॉडुलस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। आप मॉड की डेफिनेशन जानते हैं, मॉड x इज इक्वल टू एक्स इफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड माइनस x इफ x इज लेस देन 0, ये जानते होंगे। अब आप कह रहे होंगे सर आप तो कह रहे हैं कि
मॉड एक्स जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, यहाँ तो आपने निगेटिव लगा रखा है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे x लेस देन 0 है। x लेस देन 0 का मतलब x खुद ब खुद निगेटिव है। इसका मतलब अगर हम x को -2, जैसे -2 x की जगह -2 लें और -2 0 से छोटा है, तो ये डेफिनेशन लगाइए ना, तो इसका मतलब क्या लग जाता है, उस निगेटिव वैल्यू के आगे एक माइनस और लग जाता है, तो माइनस ऑफ -2 दैट इज़ +2। तो हर हालत में ऊपर वाले में तो प्लस होगी ही होगी, नीचे वाले में भी प्लस होती है, तो मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है। अब ज़रा इसको देखिए कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। तो मैं एक साधारण सी बात आपको बताता हूँ कि क्या है। अगर मैं 1 लूँ, जैसे हम कहें f1 की वैल्यू क्या होगी, 1 एक रियल नंबर है तो मैं ले सकता हूँ, रियल नंबर है। और क्या है, f1 की वैल्यू क्या होगी, mod 1, और mod 1 की वैल्यू क्या होगी 1, तो 1 की इमेज क्या होगी 1 की इमेज क्या होगी 1। अब मैं ज़रा देखूँ f-1 की वैल्यू क्या होगी, तो x की जगह -1 ले लें, दे सकते हो कि -1 भी एक रियल नंबर है। फंक्शन हमेशा डोमेन के एलिमेंट्स पे ऑपरेट होता है और उसका प्रतिचित्रण, उसका चित्र उतारता है। प्रतिचित्रण, देखिए आपको बता दूं कि फंक्शन को हिंदी में प्रतिचित्रण भी बोला जाता है। उसकी मैपिंग करता है, मैपिंग भी बोली जाती है इंग्लिश में। कहाँ करता है, वो r+ पे कर रहा है, पॉजिटिव रियल नंबर्स आ रही हैं। इसका मतलब -1 की वैल्यू होगी mod -1 और mod -1 की वैल्यू होगी -1 दैट इज़ +1। तो इसका मतलब -1 का भी जो इमेज होगा वो +1 होगा। खाली इसी बात से आपको अंदाज़ा होगा कि ये फंक्शन जो है ये 1 तो कदापि नहीं है, क्योंकि अगर इमेज सेम है तो एलिमेंट डिस्टिंक्ट है। इसका मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव द सेम इमेजेस, तो ये मेनी 1 का केस है, ये 1 का केस नहीं है। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ये मेनी 1 है, ये 1 नहीं है, और देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इस तरीके से ये क्वेश्चन मैंने किया। और ये आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके बताइएगा, और फिर मैं लगातार इस सीरीज़ को अपडेट करूंगा, लगातार नए नए क्वेश्चन डालूंगा। अभी यूपी बोर्ड के कर रहा हूं, सीबीएसई बोर्ड के भी डालूंगा। सीबीएसई बोर्ड वाले भी ये क्वेश्चन देखें तो वो उससे लाभान्वित हों, क्योंकि उनके लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।